हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति शिक्षा पर। और हम लोगों ने प्रत्यय से रिलेटेड चर्चा कर ली है। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की, भाषा कौशल में से और शिक्षण के सूत्र व सिद्धांत में से, जो आपके क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। तो पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पठनस्य शिखर पाद क्रम पद्धतौ अध्येता, यानी कि पठन के शिखर से पाद क्रम के अध्येता को क्या कहते हैं, वह किस क्रम में वह अध्ययन कर रहा है। तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है आपके सामने, पूर्णात अव्ययवान प्रति गच्छति, यानी कि वह पूर्ण से अव्यय के प्रति गच्छति है, पूर्ण से अव्यय की ओर जा रहा है। लंबानम गच्छति, लंब में यानी समान अवस्था में जा रहा है। सी प्रस्यमानम गच्छति, या डी अव्ययेभ्यः पूर्णम प्रति गच्छति, कि अव्यय से पूर्ण के प्रति गच्छति कर रहा है। तो देखिए, कभी भी सीटेट के एग्जाम में अगर आपको दो ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जो एक दूसरे के विपरीत हों तो जान जाइए उन्हीं दो ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो देखिए, अब क्रम देखना पड़ेगा। तो क्रम क्या है, शिखर से पाद का क्रम है, यानी शिखर से पैर का क्रम है। तो पहले शिखर आता है और तत्पश्चात पैर आता है, यानी कि ये क्रम जो है वो सीधा है। कैसा है, सरल से कठिन की ओर है, पूर्ण से अंश की ओर है ना। पहले आप सिर देखते हो, फेस देखते हो किसी व्यक्ति का, उसके बाद तो नीचे पैर की ओर जाते हो। तो ये क्रम सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वो कैसा जा रहा है, तो पूर्ण से अव्यय की ओर जा रहा है। यानी बालक को जब आप पढ़ा रहे होगे तो कैसा, पहले पूर्ण बताओगे ना। पहले सेब, अगर सेब के बारे में बता रहे हो तो पहले पूरा सेब दिखाओगे, तत्पश्चात उसे बताओगे कि हाँ इसमें बीज कहाँ होता है या इसकी सेल्स कौन कौन सी हैं। लेकिन पहले क्या, पूर्ण दिखाओगे फिर अंश दिखाओगे, वही चीज़ है। और डी ऑप्शन क्या है आपके, अव्ययेभ्यः पूर्णम प्रति गच्छति, यानी अव्यय से पूर्ण की ओर जा रहा है, मतलब अंश से पूर्ण की ओर जा रहा है। तो अगर पाद शिखर क्रम होता तो आपका डी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे शिखर पाद क्रम पद्धतौ है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों से क्या पूछ रहा है, तो अगला प्रश्न आपका आ गया है, सामाजिक विनिमयः इति सिद्धान्तः केन सम्बद्धः, यानी कि सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आप लोगों ने बाल विकास में भी पढ़ा होगा कि सामाजिक सिद्धांत अगर किसी ने दिया है तो किसने दिया है, वाइगॉत्स्की महोदय ने दिया है। किसने दिया है, वाइगॉत्स्की महोदय। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कहीं भी सामाजिक सिद्धांत की बात करेगा तो आप वाइगॉत्स्की लगा के आना। भले ही आप पहली बार अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन सामाजिक जहाँ पे भी आएगा आप वाइगॉत्स्की लगा के आना, भाषा के पेपर में भी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, बालस्य भाषाधिग्रहणे ग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्ण, यानी कि बालक के भाषा अधिग्रहण में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो बात आप समझिए, अगर आप पहली बार देने जा रहे हो एग्जाम तो हो सकता है आपको लग सकता है कि हाँ इसमें तो विद्यालय का हाथ होता है, विद्यालय भाषा सिखाता, लेकिन नहीं। बालक वही भाषा सीखेगा जो परिवार में बोली जा रही है। परिवार के सदस्य जैसा बोल रहे होंगे, जैसा भाषा का अवतरण बना के रखे होंगे, बालक भी वैसे ही भाषा सीखेगा। तो बालक के भाषा अधिग्रहण के समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो परिवार की होती है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है आपसे। तो अगला क्वेश्चन है, प्रभावकारी भाषा कक्षायाः सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणम अस्ति, यानी कि प्रभाव, अगर कोई भाषा कक्षा है वह प्रभावकारी है तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। कैसा अवसर आप दोगे शिक्षार्थियों को ना, शिक्षार्थिना कृते अवसर प्रदानम, कैसा अवसर आप शिक्षार्थियों को दे रहे हो एक भाषा कक्षा में जो एक प्रभावी हो। तो ए लिखा हुआ है, वार्ता विनिमयम कर्तुम, यानी वार्ता विनिमय करने का अवसर दे रहे हो। समझ सकते हो आप, बातचीत करने का अवसर दे रहे हो, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का अवसर दे रहे हो।
बी लिखा हुआ है दोषान न्यूनी कर तुम, दोषों को न्यून करने का अवसर दे रहे हो। सी लिखा है आपके सामने मूल्यांकन कर तुम, मूल्यांकन करने का अवसर दे रहे हो। या डी अनुकरण कर तुम, तो अनुकरण करने का अवसर दे रहे हो। तो देखिए आप लोगों को हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो कि हाँ अनुकरण करने से बालक जो है भाषा सीखता है, बिल्कुल सही बात है, अनुकरण करके ही सीखता है। लेकिन लिखा क्या है, प्रभावकारी भाषा कक्षायाः, प्रभावकारी भाषा कक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो आप बात समझिए, आप क्या करोगे, विद्यार्थियों को वार्ता विनिमय करने का अवसर दोगे। भाषा की कक्षा में अगर भाषा ही नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आप वार्ता विनिमय करने का अवसर दोगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आपको ये समझ में आया होगा, सीटेट जनवरी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है और ये वे क्वेश्चन है जो आ चुके हैं और आने की संभावना भी रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति। आदौ का मतलब होता है आदि यानी पहले, और फिर नियम ज्ञानम पहले नियम का ज्ञान और अनंतर उसके बाद उसका प्रयोग, पहले नियम का ज्ञान तत्पश्चात उसका प्रयोग, इस ये व्याकरणम में क्या है, तो कैसा क्रम है इसका, ये पूछा रहा है कुल मिला के। तो देखिए ए है अवरोहात्मक व्याकरण। अवरोही क्रम आप जान रहे हैं ना, अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा होता है। फिर नवीन व्याकरणम लिखा हुआ है कि नए व्याकरण का ज्ञान दे रहे हो। व्याख्यानात्मक व्याकरणम लिखा हुआ है, व्याख्या कर रहे हो व्याकरण की, पहले नियम का ज्ञान होता है उसका प्रयोग कर रहे हो तो व्याख्या कर रहे हो। या डी लिखा हुआ है आरोहात्मक व्याकरणम। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया कि कहीं भी अगर दो ऑप्शन कन्फ्लिक्ट करें, अगर दो ऑप्शनों में से एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन के बिल्कुल विपरीत हो तो आप समझ जाइए उन दोनों में से कोई सही होगा। तो इसमें ए और डी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, या तो आरोह होगा या तो अवरोह होगा। तो देखिए लिखा क्या है, नियम का ज्ञान पहले और उसका प्रयोग बाद में। तो आपने जो सूत्र पढ़ा होगा उदाहरण से नियम की ओर, तो उदाहरण से नियम की ओर क्या है, आरोही क्रम है। क्या है, आरोही, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। और नियम से उदाहरण का क्रम क्या है, अवरोही है, कि पहले बहुत बड़ा नियम बता दिया कि हाँ ये भैया नियम है, और उसके बाद वो धीरे धीरे आ रहे हैं उदाहरण के ऊपर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अवरोहात्मक व्याकरणम। क्या सही हो जाएगा आपका, अवरोहात्मक व्याकरणम सही हो जाएगा। अगर यहीं पे लिखा होता कि पहले प्रयोग और तत्पश्चात नियम, यानी पहले उदाहरण तत्पश्चात नियम, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होता, आरोहात्मक व्याकरणम आपका सही हो जाता। लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, अवरोहात्मक व्याकरणम, क्योंकि पहले नियम और उसके बाद उदाहरण दे रहे हैं। तो ये तो बच्चे के लिए सही नहीं है, पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है तत्पश्चात उसको नियम बताया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, कक्षायाम भाषामय वातावरण अर्थम शिक्षिका, कि कक्षा में भाषामय वातावरण का अर्थ क्या है, शिक्षक क्या कर रहा है। तो एक ऑप्शन आपका दिया गया है कि कक्षायाम स्वानुभूति प्रकटनार्थम छात्रान अवसरम दद्यात। देखिए जब तक आपने संधि नहीं पढ़ रखी है तब तक आपको पढ़ने में संस्कृत दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी। लेकिन यह है कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आती जाएगी। संधि तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, और प्रत्यय उपसर्ग ये सब भी पढ़ना पड़ता है, शब्द रूप धातु रूप। बेसिकली संधि शब्द रूप धातु रूप प्रत्यय उपसर्ग ये आप पढ़ते हो तो आपको संस्कृत पढ़नी आ जाती है। तो ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, कक्षा में स्वयं की स्वानुभूति प्रकट करने के लिए छात्रों को अवसर देते हो, भाषामय वातावरण बनाने के लिए। बी लिखा हुआ है, तेसाम संभाषण कालम प्रदीर्घम कुर्यात, उनके संभाषण काल मतलब जो वो बोलते हैं भाषण करते हैं उनके काल को दीर्घ कर दोगे आप, क्या करने के लिए, भाषामय वातावरण बनाने के लिए। सी लिखा हुआ, अपत्यानाम सम्यक पालन अर्थम अभिभावकान निर्देशित। देखो अभिभावक को कोई निर्देश देने की किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन हमेशा आपका गलत होगा। ये ऑप्शन जब भी आप देखना तो आप समझ जाना कि कोई आप हर बात पे अभिभावक को निर्देश थोड़ी ना जाओगे। भाषामय वातावरण नहीं बन रहा है तो अभिभावक से आप क्या बताओगे, आपका काम है ना, या आप कक्षा में हो। डी है आपका, प्रत्येकम छात्रस्य कृते समानम लक्ष्यम स्थापित, प्रत्येक छात्र के लिए सामान्य लक्ष्य। देखिए प्रत्येक छात्र के लिए सामान्य लक्ष्य नहीं रखा जाता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सभी लोग जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता आपने पढ़ी होगी सीडीपी में। तो ये दो ऑप्शन बिल्कुल ही सही नहीं है। बी वाला भी बिल्कुल गलत है कि उसके संभाषण काल को आप दीर्घ कर दोगे, ज़्यादा बोलेगा उससे कुछ नहीं होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या सही होगा कि कक्षायाम स्वानुभूति
प्रकटनार्थम छात्रान अवसरम दद्यात, यानी कि कक्षा में स्वयं की अनुभूति प्रकट करने का छात्रों को आप क्या दोगे, अवसर दोगे, तब जाकर भाषामय वातावरण शिक्षक बना पाएगा कक्षा में। आपको ये बात समझ में आ रही है, आप लोग कैसे भाषामय वातावरण बनाओगे अपनी कक्षा में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो आप क्या करोगे, छात्रों को स्वयं की अनुभूति करने का, स्वयं की अनुभूति प्रकट करने का अवसर आप प्रदान करोगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेषु कतमम व्यवहारवादस्य सिद्धांतम नानुसरति। देखिए, ना अनुसरती अगर आपने नहीं देखा और अनुसरती के हिसाब से लगा दिया, देखिए क्या लिखा हुआ है, ना अनुसरती लिखा हुआ है। तो भाषा शिक्षण में निम्न में से कौन सा व्यवहारवाद का सिद्धांत को अनुसरण नहीं करता? व्यवहारवाद का सिद्धांत मतलब भौतिक का भौतिक से संपर्क व्यवहारवाद कहलाता है। व्यवहार का मतलब क्या, भौतिक से भौतिक का संपर्क। तो ए ऑप्शन आपका दिया गया और ना अनुसरती, नहीं अनुसर कर रहा है, यानी कि 3 सही है, 1 गलत है। तो देखिए, भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, भाषा का शिक्षण जो है वो अंतर्निहित यंत्र होता है, मतलब बाहर से उसका कोई संबंध नहीं होता। ये देखिए पहला ही ऑप्शन। अब बी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या लिख रहा है, अनुकरणम दृढ़ीकरणम चा, अनुकरण से दृढ़ीकरण होता है। बिल्कुल सही है, अनुकरण जितना करोगे उतना ज़्यादा दृढ़ होता जाएगा, जिसका अनुकरण करोगे वैसे ही बनते चले जाओगे आप। सी लिखा है कंठस्थीकरणम अभ्यासश्च, कंठस्थीकरण करके अभ्यास करना। अब कई लोग इसको गलत मान लेंगे कि नहीं सर जी, कंठस्थीकरण तो बिल्कुल नहीं दिया गया है, ये तो बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा जो हम लोगों की शिक्षा पद्धति, उसमें कंठस्थीकरण नहीं। लेकिन बात आप समझो, भाषा की कक्षा में कंठस्थीकरण बिल्कुल ही सामान्य बात है, क्योंकि आपके जितने भी वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब उन्हें कहाँ रहते थे, कंठ में स्थित रहते थे। अगर आपने मुझसे कक्षा में पढ़ा होगा, आपने मेरे लेक्चर्स लिए होंगे, तो आप जानते हो कि मैं भी कहाँ स्थित करवा देता हूँ, मैं भी कंठ में आपके स्थित करवा देता हूँ। जितने भी सूत्र हैं, चाहे वो उच्चारण स्थान का सूत्र हो, चाहे प्रत्याहार का सूत्र हो, चाहे संधि के सूत्र हो, चाहे कारक के सूत्र हो, विभक्ति के सूत्र हो, राम का शब्द रूप हो, हरि का शब्द रूप हो, संधि हो, मैं सब कुछ क्या करता हूँ, आप लोगों को कंठस्थ करवा देता हूँ। तो कंठस्थीकरण और अभ्यास का ऑप्शन गलत भाषा की कक्षा में नहीं होगा। बस आप क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। डी आपका लिखा हुआ है अभ्यास निर्माण प्रक्रिया, अभ्यास के निर्माण की प्रक्रिया। अभ्यास एक निर्माण की प्रक्रिया है, बिल्कुल। अभ्यास जब आप करोगे तो निर्माण की प्रक्रिया होगी। तो देखिए, अभ्यास निर्माण प्रक्रिया, अभ्यास क्या करोगे, देख के तो अभ्यास करोगे, यानी व्यवहारवाद लग रहा है। कंठस्थीकरण अभ्यास करोगे, इसमें भी व्यवहारवाद लग रहा है। अनुकरण दृढ़ीकरण चा करोगे तो अनुकरण कर रहे हो, दृढ़ हो रहा है, इसमें भी व्यवहारवाद लग रहा है। लेकिन ये जो अंतर्निहित यंत्रम लिखा हुआ है ना, ये व्यवहारवाद के सिद्धांत को अनुसरण नहीं कर रहा है। भाषा शिक्षण कोई अंतर्निहित यंत्रम नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे सुनते रहोगे और कुछ बोलोगे नहीं, और आप अनुकरण नहीं करोगे, आप कंठस्थीकरण नहीं करोगे, आप अभ्यास नहीं करोगे तो आपको आ जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है वो व्यवहारवाद के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन पे आप लोग टिक मार के आना। और ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आ भी सकते हैं आगे जाके, तो आप लोग ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों से कि भाषा विकासे अधोलिखितेषु कस्य महत्वम सर्व अधिकम, भाषा के विकास में निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। बात आप समझना, सर्वाधिकम लिखा हुआ है, सबका महत्व है, लेकिन किसका सर्वाधिक है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है पठन पाठन सहायक सामग्रीणाम अधिकाधिक प्रयोग। भाषा के विकास में पठन पाठन सहायक सामग्री नाम का अधिकाधिक प्रयोग बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल आप करोगे। आप चित्र दिखाओगे, आप उसको ऑडियो वीडियो दिखाओगे, आप उसको श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे कहते हैं, आप लिंगवा फोन का उपयोग करोगे, आप ऑडियो फ़ोन का उपयोग करोगे, आप संगणक यंत्र का भी उपयोग करोगे, यूट्यूब का उपयोग करोगे। तो ये तो ठीक है, पठन पाठन सहायक सामग्री। मैंने कहा ना चारों ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, लेकिन ये है कि कौन सा सर्वाधिक सही है। बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है मूल्यांकन कृते विभिन्न साधना नाम कौशला नाम चा प्रयोगा। मूल्यांकन के लिए विभिन्न साधनों और कौशल का प्रयोग करोगे तो मूल्यांकन की तो कोई बात ही नहीं हो रही ना। मूल्यांकन की क्या बात हो रही है, मूल्यांकन नहीं। क्या लिखा है, भाषा के विकास, तो मूल्यांकन से कोई संबंध नहीं है, इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्या लिखा है, पाठागता नाम अभ्यास कार्याणाम समाप्ति। पाठों के अंतर्गत जो अभ्यास कार्य आते हैं ना, जो एक पाठ खत्म हो जाता है उसके बाद अभ्यास कार्य देते हैं,
जो आपकी एक्सरसाइज जिससे आप कहते हैं उसका अभ्यास करना समाप्ति, इससे कोई भी मतलब नहीं है भाषा के विकास में कि आप अभ्यास कार्य को समाप्त करा रहे हो। डी ऑप्शन क्या है आपका, शिक्षार्थिभ्यः परस्परम भाव आदान प्रदानस्य अधिकाधिकम अवसर प्रदानम। तो बात आप समझिए, ए भी सही है, डी भी सही है, लेकिन शिक्षार्थियों को परस्पर भाव का आदान प्रदान के अधिक से अधिक अवसर अगर आप दे रहे हो तो भाषा के विकास में वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि परस्पर भाव आदान प्रदान करने का आप अधिकाधिक अवसर प्रदान कर रहे हो। तो ये आपको समझ में आया होगा, ए भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सर्वाधिकम देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, सर्वाधिकम लिखा हुआ है। सीटेट फरवरी 2016 का क्वेश्चन है ये। तो आप लोग डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, आप लोग डी ऑप्शन लगा के आना, ठीक है। और देखिए ऐसी बात नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बिल्कुल ही वो पूछ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा विकासे अधोलिखितेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। भाषा, ये तो हमको लग रहा है पुराना क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम कक्षायाः भाषा पुस्तके आदौ वर्णमाला दीयते, ततः द्वय अक्षरा शब्दाः, अनन्तरं त्रय अक्षरा शब्दाः, अनन्तरं च कथाः कविताः च एव पुस्तके का पद्धति अनुसृता। यानी प्रथम कक्षा की भाषा पुस्तक के आदि में वर्णमाला दी है, उसके बाद द्विअक्षर शब्द दिए हैं, उसके बाद त्रय अक्षर शब्द दिए हैं, उसके बाद आपकी कथा दी है और तत्पश्चात आपके लिए कविता दी है। तो ऐसे पुस्तक की पद्धति किस बात का अनुसरण कर रही है ये पूछा। पहले वर्णमाला, ठीक है, पहले वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब क्या, वर्ण उसमें, फिर एक अक्षर, फिर द्वयाक्षर, फिर त्रयाक्षर, फिर कथा और तत्पश्चात कविता दी गई है। तो ये किसका अनुसरण कर रही है देख लेते हैं। ए आपका लिखा हुआ है अनुशासनात्मक पद्धति, बी पाठचर्या रूपरेखा पद्धति, सी ऊर्ध्वगामी पद्धति और डी अधोगामी पद्धति। देखिए लगाने के लिए आप पाठचर्या रूपरेखा पद्धति भी लगा के आओगे, लेकिन वो गलत माना जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर दो ऑप्शन एक दूसरे के विपरीत हों तो उन दोनों में से ही कोई सही होगा। तो दो ऑप्शन इसमें कौन कौन से हैं, एक सी है आपका ऊर्ध्वगामी पद्धति और डी है आपका अधोगामी पद्धति। ऊर्ध्वगामी पद्धति का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर, और अधोगामी पद्धति का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये कैसा है ये, पहले वर्णमाला, फिर एक अक्षर, फिर दो अक्षर, फिर त्रय अक्षर, उसके बाद कथा, उसके बाद कविता। तो ये नीचे से ऊपर की ओर है, यानी ये ऊर्ध्वगामी जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊर्ध्वगामी जा रहा है। यही अगर पहले कविता होती, फिर कथा होता, फिर तीन अक्षर, फिर दो अक्षर, फिर एक अक्षर और फिर वर्णमाला होती, तो वो कैसा होता, अधोगामी होता, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाँ बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हो, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में भी जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द हम लोग लाइव भी मिलेंगे, जब सब्सक्राइबर काउंट बढ़ जाएगा तो हम लोग लाइव भी आएंगे और लाइव भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो सब्सक्राइबर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही प्रबल है, इसकी बात की बिल्कुल ही गारंटी है आपके साथ। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है आपका रचनात्मकतावादस्य सिद्धांतोयम यत भाषा शिक्षार्थी वर्तते। यानी रचनात्मकतावाद का सिद्धांत भाषा शिक्षार्थी की नज़र से क्या है, भाषा शिक्षार्थी के विषय में रचनात्मकतावाद का सिद्धांत क्या है आखिर। तो ये लिखा हुआ है आपका ज्ञानस्य पुनः प्रस्तुतिकर्ता, कि जो भाषा का विद्यार्थी है वो ज्ञान का पुनः प्रस्तुति करता है। बी लिखा हुआ है ज्ञानस्य ग्रहण करता, ज्ञान का ग्रहण करता है। सी लिखा हुआ है ज्ञानस्य निर्माण करता, यानी कि ज्ञान का निर्माण करता है भाषा के शिक्षक, भाषा कक्षा का विद्यार्थी। या डी शिक्षक से अनुसरण करता या शिक्षक का अनुसरण करता है। तो बात आप समझिए, जो भाषा शिक्षार्थी होता है वह पढ़े हुए को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने की बहुत ही बेहतरीन क्षमता रखता है। वो क्यों, क्योंकि वो भाषा का विद्यार्थी है। वो पढ़ेगा एक पैराग्राफ, उसको बनाएगा 3 से 4 से 5 पैराग्राफ और उसको बिल्कुल
ही अपने शब्दों में समाहित करके अगले के सामने वो प्रस्तुत करता है। तो ज्ञानस्य पुनः प्रस्तुति करता, बिल्कुल ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो भाषा शिक्षार्थी है वो ज्ञान का पुनः प्रस्तुति करता है। बी ऑप्शन आपका दिया गया है ज्ञान से ग्रहण करता। देखिए ज्ञान का ग्रहण तो हर एक विद्यार्थी करता है, चाहे वो भाषा का विद्यार्थी हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हिस्ट्री पढ़ रहा हो, ज्योग्राफी पढ़ रहा हो, वो तो ज्ञान को ग्रहण करेगा ही। ज्ञान का निर्माण करते, देखिए ज्ञान का निर्माण करता जो होता है वो पढ़ने वाला ही व्यक्ति होता है। जो पढ़ रहा होता है वो ज्ञान का कहीं ना कहीं अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण कर रहा होता है। और डी है आपका शिक्षक से अनुसरण करता है। शिक्षक का अनुसरण तो सब लोग करते हैं, जैसा शिक्षक करता है वैसा ही करते हैं, लेकिन भाषा शिक्षार्थी जो क्या होता है वो ज्ञान से पुनः प्रस्तुति करता होता है, ज्ञान का पुनः प्रस्तुतिकरण वो कर रहा होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का अंतिम प्रश्न है और इसके बाद हम लोग और भी प्रश्न लाएंगे प्रीवियस ईयर से। ये सीरीज आपकी चलती रहेगी जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो आप लोग साथ में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और बिल्कुल हेल्प कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, क्योंकि अगर बढ़ेंगे तभी हम लोग लाइव आ पाएंगे। ऐसे लाइव का फीचर आ नहीं रहा है और इतनी सुविधा भी नहीं है इस समय हमारे पास कि इसको लाइव कर सकें। तो बिल्कुल आप सहयोग कीजिए। हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं और इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सप्तम कक्षायाः शिक्षकः चाक्षुष विद्यार्थी नाम कृते यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब देखिए आ गया। यूट्यूब आप लोग भी देखते हैं, ये भी दिखा रहे हैं। इत्यतः दृश्य श्रव्य सामग्रीणाम श्राविक विद्यार्थिनाम कृते ध्वनि मुद्रित सामग्रीणाम तथा जय च गति संवेदनशील विद्यार्थिनाम कृते आदान प्रदानात्मक क्रीड़ानाम उपयोगम करोति एवं सर्व इत्यस्य शिक्षिका उपयोगम करोति। वो पूछ रहा है कि 7वीं कक्षा का एक शिक्षक जो है वो जो दृष्टि से थोड़े जो वीक हैं, ठीक है, उनके लिए यूट्यूब या तो कह लीजिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कर रहा है। जो कान से थोड़े वीक हैं, कान से बधिर हैं, वीक हैं, उनके लिए क्या श्राविक विद्यार्थिना नाम कृते ध्वनि मुद्रित सामग्री नाम, यानी रेडियो हो गया, लिंगवा फोन हो गया, इन सब का उपयोग कर रहा है। तथा जयचा गति संवेदनशील विद्यार्थी नाम, यानी कि जो विद्यार्थी गति संवेदनशील हैं, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, उनके लिए आदान प्रदानात्मक क्रीड़ा नाम। आदान प्रदान मतलब जिसमें जो ऐसी क्रीड़ा जिसमें आदान प्रदान होता है। तो कैसी क्रीड़ा हो सकती है? आपका फुटबॉल में आदान प्रदान होता है, आपका हॉकी में आदान प्रदान होता है, आपका बैडमिंटन में आदान प्रदान होता है। इन सब विधियों का उपयोग कर रहा हो, उपयोगम करोति एवं सर्व इत्यस्य शिक्षिका उपयोगम करवाती। ऐसे सभी शिक्षक जो हैं किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, किस शैली का उपयोग कर रहे हैं? तो ए ऑप्शन आपका दिया गया है व्यक्तिका नाम अधिगम शैली समावेशनार्थम, यानी व्यक्तिगत अधिगम शैली का समावेश कर रहा है। अगला क्या है? व्यक्तिका नाम अधिगम दुर्बलता नाम समावेशार्थम, यानी व्यक्तियों के दुर्बलता के अनुसार समावेश कर रहा है अधिगम का। सी क्या है? व्यक्तिका नाम विश्वसनीय सामग्री नाम समावेशनार्थम, यानी कि व्यक्तियों के विश्वसनीय सामग्रियों का उपयोग कर रहा, समावेश कर रहा है। डी क्या है? छात्राणाम व्यक्तिगता नाम भाषिक वैषम्याणम समावेशनार्थम, यानी छात्रों के व्यक्तिगत भाषिक जो वैषम्य है, भाषिक जो दिक्कतें आ रही हैं उसके अनुसार समावेश कर रहा है। तो आप एक बात समझिए कि वो कर क्या रहा है? उस श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग कर रहा है उसके लिए जिसके आँखों में प्रॉब्लम है। वो सिर्फ श्रव्य का इस्तेमाल कर रहा है जिसके कान में प्रॉब्लम है, कान में समस्या है, जिसके वह गति संवेदनशील के लिए अलग उपयोग कर रहा है अधिगम शैली का। तो देखिए ए ऑप्शन में लिखा हुआ है आपके व्यक्तिका नाम अधिगम शैली नाम समावेशन, व्यक्तियों के अधिगम शैली के अनुसार वो समावेश कर रहा है कि व्यक्ति कैसे सीख सकता है। व्यक्तियों के अधिगम शैली के अनुसार वो क्या कर रहा है? समावेश कर रहा है। सीटेट दिसंबर 2019 का ये क्वेश्चन है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिका नाम अधिगम शैलीनार्थम समावेशनार्थम।
ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। इस वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और भी प्रैक्टिस आप लोगों की ये डेली प्रैक्टिस चलेगी। और जल्दी ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट करना, तो हम लोग लाइव आने की कोशिश करेंगे। हाँ, उसके लिए कुछ सामग्री लगेगी, लेकिन हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम लोग लाइव आ सकें। और बिल्कुल इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो। और आज तो मैं घर पे ही हूँ, स्टूडियो गया नहीं हूँ, तो घर से ही वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना समय दिया। और इस पूरे वीडियो से क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन अगर इस वीडियो से नहीं बन रहा है तो मिलता जुलता क्वेश्चन कन्फर्म बनने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मैं सीटेट के पैटर्न को जानता हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को ही रिपीट करते हैं, बस थोड़ा सा अपनी भाषा में बदलाव कर देते हैं। दूसरी बात, अगर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आ रही है तो आप पुराने वीडियोज़ मेरे देख सकते हो, उसमें भी मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है। आपको गद्यांश पद्यांश पढ़ाया है, आपको प्रत्यय पढ़ाया है। तो जैसे जैसे आप संस्कृत पढ़ोगे वैसे वैसे आपको संस्कृत पढ़नी आ जाएगी। और बिल्कुल जब तक सीटेट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तो बने रहिए हम लोगों के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।